वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके यानी जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यदि आप बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, PMPMM 2023 क्रैकर बैच। अब देखिए, ये बैच जो है गाइज, ये आपको 20 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, 20 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, इसमें लाइव क्लासेस चलेंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी विद रितेश पे। साथ ही साथ नोट्स, PDF टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। अब दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स को परचेस कर सकते हैं 699 में, या फिर यदि आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करके गूगल पे या फ़ोनपे के थ्रू से पेमेंट करके कांटेक्ट करके परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको 8825119387 इस पर कांटेक्ट करना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लासेस PDF के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश को। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का PDF, नोट्स, पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह एग्जाम रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई किस शासक को जहरुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। बताइएगा किस शासक को। जी हाँ, किस मुगल शासक को जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर है, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो बाबर को जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक में किसका नाम आ जाता है। बताइए, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये बाबर ही थे, याद रखना है बाबर। ठीक है, चलिए, और बाबर के द्वारा जो है काफ़ी युद्ध लड़े गए, है ना बच्चों। चलिए वो भी जान लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए बच्चों, एक तो युद्ध था पानीपत का, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये तो आप सभी जानते होंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बच्चों। बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बच्चों, खानवा का युद्ध भी लड़ा गया था। खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध भी लड़ा गया था और ये बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर एवं राणा सांगा। जी हाँ, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था बच्चों। और ये कब लड़ा गया था, तो ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद चंदेरी का भी युद्ध लड़ा गया था। ये सभी युद्ध हैं बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चंदेरी का युद्ध भी लड़ा गया था। तो ये किसके बीच हुआ था बच्चों, मैदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच, मैदिनी राय। मैदिनी राय भी एक शासक थे। तो मैदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था बच्चों, तो ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, है ना। यानी देख सकते हो, एक साल के बाद देखो युद्ध लड़ते गए हैं बाबर, है ना। 1526 में, फिर 27 में, फिर 28 में। और फिर इसके बाद जो है एक घाघरा का युद्ध भी इनके द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, घाघरा। तो घाघरा का युद्ध जो है ये किनके बीच हुआ था, तो ये भी जान लीजिए बच्चों, ये अफगानी एवं बाबर के बीच हुआ था। अफगानी एवं बाबर, किसके बीच, अफगानी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है, 1529 में। जी हाँ, कब लड़ा गया था, तो 1529 में। तो ये सभी युद्ध जो हैं बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियाँ
किस राज्य से होकर गुजरती हैं? बताना है अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। बिल्कुल फास्ट बताना है। अरावली पहाड़ी जो है ये किस राज्य से होकर गुजरती है, यानी किस राज्य में है, ये भारत के किस राज्य में है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है राजस्थान, देन आपका आंसर सही है। तो अरावली पहाड़ियाँ जो है ये भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। और देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछते कि भारत का सबसे प्राचीन पहाड़ कौन सा है, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्या जवाब दीजिएगा? मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत का, है ना बच्चों, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ये भी याद रखना है, अरावली है। कौन सा है? अरावली है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, करेंगे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था? बच्चों, करेंगे या मरेंगे ये एक नारा दिया गया, तो ये किस आंदोलन के तहत दिया गया, यानी ये किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया, या नमक आंदोलन में दिया गया, या असहयोग आंदोलन में दिया गया, या नील क्रांति आंदोलन में दिया गया? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे, तो बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है। करेंगे या मरेंगे, जी हाँ, करेंगे या मरेंगे ये नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत ये करेंगे या मरेंगे वाला नारा दिया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। मान के चलिए अगर प्रश्न पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछ लेता है कि ये कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बच्चों? तो ये भी याद रखना है कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईटीआई के भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताना है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल, या क्लेमेंट एटली, या हैरोल्ड विल्सन, या एंथोनी एडन? जल्दी से बताइएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जी हाँ, जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लेमेंट एटली, देन आपका आंसर सही है। तो क्लेमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी, है ना। तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। चलिए बच्चों, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, नेल्ली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, या अरुणा असफ अली? जल्दी से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, नेल्ली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट, या अरुणा असफ अली? तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यदि आपने जवाब दिया है देन आपका आंसर सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए बच्चों, एनी बेसेंट का नाम एक आंदोलन में आ जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि बच्चों होम रूल लीग, है ना, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, अगर आपसे पूछता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बच्चों दो लोग थे, है ना। तो सबसे पहला नाम तो आ जाता है बाल गंगाधर तिलक जी का, और फिर उसके बाद एनी बेसेंट जी का भी नाम आ जाता है। और ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो चलिए
यहाँ पर आप लोगों ने तो ये बता दिया कि होम रूल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी। लेकिन अब मैं पूछूं कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो चलिए ये जो है क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में रहा। तो क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना होगा, ठीक है। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर चेक करूंगा और फीडबैक भी देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, कब हुई थी? 1952 से 53 ईस्वी में, या 1951 से 52 ईस्वी में, या 1956 से 57 ईस्वी में, या 1948 से 1949 ईस्वी में? जल्दी बताना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट बताएंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है सभी स्टूडेंट को। भाई भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट आंसर करें आप सभी बच्चे। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 से 52 ईस्वी में, देन आपका आंसर सही है। तो 1951 से 52 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से पहले है ना एक योजना आयोग बनाया गया था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, बता सकते हैं आप लोग योजना आयोग? यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, योजना आयोग बता दीजिए। योजना आयोग, जी हाँ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी बताना होगा आपको। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो आपको बता दिया जाए 15 मार्च 1950। जी हाँ, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? योजना आयोग है ना, योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रधानमंत्री लिखना है, प्रधानमंत्री, ओके, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, ध्यान देना है बच्चों। क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमर सोनार बंगला ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइएगा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, जैसे हमारा देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, ठीक है। हमारे देश यानी भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? आमर सोनार बंगला। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? रजनीकांत सेन के द्वारा, द्विजेंद्र लाल रे के द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा? बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है आमर सोनार बंगला ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, आपको ये भी याद रखना है, अगर पूछ ले कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं, है ना। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बंगला, इसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मान्यताएं प्राप्त भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं बच्चों भारतीय संविधान के अनुसार? बताइएगा। 15, 18, 20 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट कि भारतीय संविधान में कितनी मान्यताएं प्राप्त हैं भाषाओं को, यानी कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। तो जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ठीक है। हाँ जी, आपको याद रखना है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। क्या मैं क्या बताया? देखिए लिख लीजिए इसको, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जी हाँ, भारतीय संविधान की 8वीं
अनुसूची में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि किस अनुसूची के तहत संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? बच्चों, वृक्षों के संरक्षण के लिए जो है एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, या बैंकर रॉय के द्वारा, या मेघा पाटकर के द्वारा, या बाबा आमटे के द्वारा? जल्दी से बताना है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको ITI के परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे बच्चों। बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे सभी बच्चे यहाँ पे। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो जी हाँ बच्चों, किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 के दशक में उत्तराखंडों के जंगलों को बचाने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताइएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जी हाँ बच्चों, कौन सा है? ये गुजरात है, गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है। और बच्चों, अगर भारत ना देकर आपको विश्व में पूछ लिया जाए, मान के चलिए ऐसे पूछ ले कि भाई विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइएगा। अगर आपसे मैं प्रश्न ऐसे पूछ लूं कि विश्व में, है ना, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह भारत हो जाता है, भारत। ठीक है, अपना देश भारत है। तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का जो स्थान है कितना है? चौथा है, पहला है, दूसरा है, या पांचवा है? बताइएगा। अभ्रक उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो क्या है? अभ्रक उत्पादन में भारत का जो स्थान है बच्चों वो क्या है? तो जी हाँ, भारत का जो स्थान है वो विश्व में प्रथम स्थान है ना। अभ्रक उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में वो क्या है? पहला स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। यहाँ से विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म का अभ्रक का लगभग जो है 60 से भी अधिक प्रतिशत का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश, यानी आपको बताना है भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बताना है। बिल्कुल फास्ट। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश, यानी गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला भारत का राज्य, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने का उत्पादन अधिकतम होता है? जी हाँ, बताना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, बताना है। बिल्कुल फास्ट।
बिल्कुल फास्ट बताना है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त प्रथम को, या स्कंदगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को? जल्दी से बताना है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई। और ये कौन था बच्चों? तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, है ना। तो समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, सन 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? पांडिचेरी, मद्रास, गोवा, केरल? जल्दी से बताना है। देखिए बच्चों, हुआ क्या था, पुर्तगालियों ने, है ना बच्चों, कई सारे भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया था। तो 1961 में, है ना, काफ़ी भारतीय राज्यों को मुक्त करा दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य थे। यानी सन 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्यों को मुक्त कराया गया? तो पांडिचेरी, मद्रास, गोवा या केरल? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, 19 दिसंबर, है ना, 19 दिसंबर 1961 की बात है। तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके गोवा और दमन और दीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। ठीक है, तो गोवा तो था ही साथ बच्चों एक और राज्य था बच्चों, दमन दीप, है ना, दमन और दीप। तो आपको देखिए, अभी ये जो है ना बच्चों, दमन और दीप, ये क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना। हाँ, तो आपको याद रखना है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? तो एम जी रनाडे थे, या अरविंद घोष, डब्ल्यू सी बनर्जी, या ए ओ ह्यूम? जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बताना है, सभी बच्चे बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था और उन्हें कब अध्यक्ष बनाया गया था। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। और इनको कब बनाया गया था बच्चों कांग्रेस का पहला अध्यक्ष? तो 1885 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्या आप लोग बता सकते हो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो बच्चों, ये हुई थी ए ओ ह्यूम द्वारा, ए ओ ह्यूम द्वारा हुई थी। ठीक है, याद रखना है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1884 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो बच्चों हर बार की तरह इस बार भी क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।